हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम क्लास 10th के साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का हमेशा काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वो क्या उत्तल दर्पण है या समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है या सभी। तो इसका अगर बात किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो बिंब का हमेशा काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का हमेशा काल्पनिक सीधा तथा बराबर, वो था छोटा, यहाँ क्या बात कर रहा है, बराबर प्रतिबिंब बनाता है। क्या वो उत्तल दर्पण है, क्या वो समतल दर्पण है, क्या वो अवतल दर्पण है, इनमें से सभी। तो यदि बराबर जहाँ बात किया जाए तो बराबर एक ऐसा ही दर्पण है जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, इसमें पूछता है अक्सर कि सौर भट्टी हो, सोलर कुकर हो, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी सौर भट्टी में, सोलर कुकर में, वाहन के अग्रदीपों में आखिर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या वो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है या कोई नहीं। तो इसमें यदि बात किया जाए तो कौन सा दर्पण है, ऑप्शन नंबर 2, यानी इस सब में सौर भट्टी में, सोलर कुकर में, वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वही अगर साइड मिरर के रूप में बात किया जाए कि साइड मिरर के रूप में वाहन में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्या वो उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है या अवतल दर्पण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर आता है, जो ये अपवाद टाइप का है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा पाया गया, तब इस स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अगर ये बात किया जाए कि अगर अवतल दर्पण में आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा हो जाए तो उसकी स्थिति आखिर कहाँ से कहाँ तक किया जाए। क्या वो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, या दर्पण के ध्रुव पर, या दर्पण के फोकस पर, या वक्रता त्रिज्या पर। यदि इसका बात किया जाए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के अगर बीच रखेंगे तो उसमें प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर आते रहता है। अगला क्वेश्चन है अब ये क्या है कि गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र के बारे में बताने, क्या 1/, यानी ऑप्शन नंबर ए होता है या बी होता है या सी होता है या इसमें से कोई नहीं। तो यदि बात किया जाए तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1/u + 1/v = 1/f। ये क्या है, गोलीय दर्पण का सूत्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता p और उसके फोकस दूरी f में कैसा संबंध होता है। तो क्या p = 1/f होता है, f = 2/p होता है, या p = 1 + f, या f = 1 - p। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी p = 1/f क्या होता है, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच संबंध होता है। ये सब एग्जाम में भी पूछा जाता है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। क्या f = r/2 है, या r = 2f है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। यदि इसको ध्यान से आप देखेंगे तो ये f = r/2 भी है, और यहाँ से अगर r का बात किया जाए तो ये r बराबर क्या है 2f है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यानी ये दोनों हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि जब आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा। वही बात किया जाए कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना, क्या 60 डिग्री हो जाएगा, या 150 डिग्री, 50 डिग्री, या 30 डिग्री। तो आपने पढ़ा होगा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब है जब आपतन कोण 30 डिग्री है तो इसका परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। उम्मीद कर रहे होंगे ये क्वेश्चन सब आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे ताकि उसे भी फायदा हो सके। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये भी क्वेश्चन है कि जब
किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ध्यान देना किस माध्यम से जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण क्या होगी, या अभिलंब से दूर हो जाएगी, अभिलंब की ओर हो जाएगी, या कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगी, या इनमें से दोनों। तो ध्यान देना जब भी विरल से सघन में अगर जाएगा, यानी विरल से सघन में अगर जाएगा तो वो क्या होगा, अभिलंब के ओर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन वही सघन से यदि विरल में जाता तो वो क्या हो जाता, अभिलंब से दूर हो जाता। और ये क्वेश्चन पूछता है कि यदि विरल से सघन में जाएगा, यदि विरल से सघन में जाएगा तो क्या प्रकाश स्पीड कमेगी या घटेगी। तो जब विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश की जो गति है वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर नंबर क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इज करेक्ट। कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर चली जाएगी। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, क्या वो डायप्टर है, न्यूटन है, पास्कल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, कि ये इसका क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर है। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ से अब कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। केमिस्ट्री को क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान दीजिएगा कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा दी जाती है, यहाँ ध्यान देना, ऊष्मा दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, क्या उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या कोई नहीं। ध्यान देना जिसमें ऊष्मा दी जाए तो उसे कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, ऊष्माशोषी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। और जिससे ऊष्मा निकलती है तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। लेकिन यहाँ के हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन तो सही हो जाएगा, 2, यानी ये क्या होगा, ऊष्मा दी जा रही तो वो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण। ये एग्जाम में अक्सर आता है कि श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं वो किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण, क्या ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, या रेडॉक्स अभिक्रिया है, या कोई नहीं। तो इसका अगर बात किया जाए तो श्वसन जब हम लोग सांस लेते हैं, जब श्वसन करते हैं तो वो अगर अभिक्रिया का बात किया जाए तो वो कैसा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, हम लोगों को हीट निकलता है। इसलिए क्वेश्चन पूछता है तो बताना है आपको कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत और दूसरा पदार्थ अपकृत होता है। यानी उस अभिक्रिया का नाम बताना है जिसमें एक पदार्थ तो क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, जबकि दूसरा पदार्थ क्या होता है, अपकृत। क्या वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्या वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्या वो रेडॉक्स अभिक्रिया है, या कोई नहीं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ध्यान देना हमारे शरीर में भोजन के पाचन के द्वारा अगर बात किया जाए तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, क्या वो वियोजन है, संयोजन है, विस्थापन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट, कि हमारे शरीर में भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, वियोजन अभिक्रिया। अब जो क्वेश्चन पूछता है वो एनसीईआरटी बेस्ड पूछता है और बहुत छोटा छोटा बारीकी से क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए हम जानबूझ के वो सब क्वेश्चन लेके आए हैं। वो ऐसा क्वेश्चन नहीं लेके आए जो आप तुरंत बता दीजिएगा, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान देना ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। ये तो बच्चा भी बता देगा, क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो नाइट्रोजन है, क्या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इज करेक्ट, कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, फिर से क्वेश्चन पूछता है क्या कि लिटमस का स्रोत क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिटमस का स्रोत क्या है, क्या वो लीचन है, क्या वो कागज है, क्या पेंट है, या इनमें से सभी। ये ध्यान देना है कि लिटमस का स्रोत का बात किया जाए तो हमेशा ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है, लीचन से क्या होता है, लिटमस हमें कहाँ से प्राप्त होता है, लीचन से प्राप्त होता है। वही क्वेश्चन पूछा है कि लिटमस का स्रोत क्या है, तो क्या याद रखना है, लीचन। अगला क्वेश्चन है लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है। यहाँ भी आप कंफ्यूज करिए, क्या वो लाल होता है, क्या वो नीला होता है। तो आप तो पता चलिएगा लाल और नीला दोनों होता है, तो इसको आप मार दीजिएगा, हो जाएगा आपका गलत। तो ध्यान देना कौन सा रंग का बात किया, प्राकृतिक रंग पूछा है कि लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है, बैंगनी। यानी ऑप्शन इसका 4 क्या हो जाएगा सही, कि लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या होता है, बैंगनी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सूचक है। यानी वही बात किया जाए किसको पता चलता है कि अम्ल या क्षारक कौन सा ऐसा सूचक है। तो एक लिटमस भी होता है, मिथाइल ऑरेंज भी होता है, हल्दी भी होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 4, यानी इनमें से सभी, ये लिटमस रहे या मिथाइल ऑरेंज रहे या हल्दी, ये सभी किसके उदाहरण है, ये सब सूचक के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण
किस रूप में होता है, ध्यान देना, जब प्रकाश संश्लेषण होता है, ये जो सूर्य का विकिरण है ऊर्जा का रूपांतरण है कि किस रूप में हो जाता है, तो ये जो सूर्य ऊर्जा का विकिरण है ये किस रूप में हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। ध्यान देना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। अगला क्वेश्चन है, उन वर्णकों का नाम बताइए जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। क्या वो क्लोरोफिल पर्णहरित है, क्या वो पत्ता है, क्या वो डालियाँ, या इनमें से सभी। तो ध्यान देना, अगर बात किया जाए कि इनमें से उन वर्णकों का नाम बताइए जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो वो कौन सा वर्णक है, क्लोरोफिल है, जिसे क्या कहा जाता है, पर्णहरित भी कहा जाता है। यहीं पर क्या होता है, सौर ऊर्जा को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसे जंतु का नाम बताइए जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ जंतु का बात किया जाए तो ये नहीं देखना कि प्रकाश संश्लेषण देखे पेड़ पौधा में मार के निकल गए, समझ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो ध्यान देना, एक ऐसे जंतु का नाम बताइए जो क्या है, जंतु का बात पूछा है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। लो, जंतु भी अब प्रकाश संश्लेषण करता है, तो वो कौन है, पेड़ पौधा है। क्या पेड़ पौधा करता है, लेकिन वो तो जंतु नहीं है ना। तो वो कैसा पौधा है, उससे कहते हैं हम लोग यूग्लिना। एक ऐसा जंतु है जो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। इसीलिए बोलते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे ताकि उसे भी फायदा हो सके। फिर यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है कि निम्न में से कौन पादप परजीवी, ध्यान देना है, पादप परजीवी का बात किया है। परजीवी सिर्फ परजीवी नहीं, कृमि भी परजीवी है, जू भी परजीवी है, अमरबेल भी परजीवी है, लेकिन हम बात क्या की है कि पादप परजीवी का बताना है। तो पादप परजीवी में कौन आता है, वो अमरबेल है। यदि जंतु परजीवी का बात किया जाता तो कृमि हो जाता, जू हो जाता। हालांकि ये तीनों परजीवी है, लेकिन बात करें पादप परजीवी का तो सिर्फ और सिर्फ कौन हो जाएगा, अमरबेल। अब अगर जंतु परजीवी का बात किया जाता तो कौन आता, कृमि और जू। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार ग्रंथि का अगर बात किया जाए तो कौन सा एंजाइम, क्या वो टाइलिन है, क्या वो पेप्सिन है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही, कि मनुष्य के लार ग्रंथि में क्या पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी, कि श्वसन और दहन में, जब श्वसन होता है दहन होता है, उनमें से कोई एक क्या समानता वो बताना है। क्या दोनों ऑक्सीकरण की क्रिया है, क्या दोनों कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया है, या इनमें से दोनों, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना है, अगर श्वसन और दहन का अगर बात किया जाए, ये दोनों क्या है, ऑक्सीकरण की क्रिया, यानी दोनों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होता है। इसीलिए दोनों में समानता का अगर बात किया जाए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही, दोनों क्या है, ऑक्सीकरण की क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन देखिए, घिसा पिटा क्वेश्चन, क्या कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं। दे दिए कठोजन के कि ये सब भी रहेगा, तो कोशिका का आत्महत्या थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम। और एक और घिसा पिटा क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एकदम आसान क्वेश्चन है, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या है, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में, ध्यान देना, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में कितने एटीपी के अणु बनते, क्या वो 30 एटीपी, क्या वो 2 एटीपी, क्या 38 एटीपी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी बनते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए इस चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू।